नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल स्टार्ट हो चुका है और सीएचएसएल का एग्ज़ाम अपकमिंग है। दोनों के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ 2000 क्वेश्चंस पिन कर रखे हैं प्लेलिस्ट वाइज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और एक चीज़ और बता दूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड, चूँकि लेटेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, तो सारे पेपर मैंने आपको कहते करके जाने। और अगर आप करके गए होंगे तो आपको देखने मिल गया होगा कि सीजीएल का पेपर डिट्टो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट सेम रह रहा है और सेम होने वाला है सीएचएसएल में। तो आप लोग वो 2000 क्वेश्चन जरूर करें, सीएचएसएल वालों के पास टाइम है। अगर आप मेरा कहना माने तो, अगर नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत मुझे नहीं होने वाली। बट मेरे अकॉर्डिंग यही करना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो 2000 क्वेश्चन अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात। अब ये वाले क्वेश्चन कर लो और चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये सिलेक्शन पोस्ट हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल ऑलरेडी करवा रखा है, स्पून फीडिंग नहीं करने वाला। क्वेश्चंस अंग्रेजी में होंगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ पे मुझे लगेगा बस आपको मेथड बतानी चाहिए तो वहाँ पे मेथड बता के छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। बोलो क्लियर है? तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब पहला प्रश्न इन भाई साहब ने जिनकी आंसर किया उन्होंने हिंदी में देख लिया होगा, इस वजह से हिंदी में दिख रहा है। कहा क्या गया है? कहा कि ए एक कार्य को करते हुए 66 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए द्वारा लिए गए समय के 2/3 समय में पूरा कर सकता है। कहा कि एक साथ काम करे तो 12 दिन में कितना पूरा कर सकते हैं। अब आपको प्रश्न पढ़ने के साथ साथ लिख देना है ए 66 दिन में पूरा कर सकता है, एंड जो बी है वो ए द्वारा लिए गए समय के 2/3, 66 का 2/3 यानी कि 44 दिन में पूरा कर सकता है सेम। अब अगर कहा गया वो दोनों एक साथ काम करें तो 12 दिन में कितना कर देंगे। 66 और 44 का एलसीएम लेने जाओ तो आपको पता है 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, यानी 11 × 12 यानी 132 यूनिट टोटल टाइम काम मान लो। 66 दिन में 132 यानी एक दिन में 2, 44 दिन में 132 यानी एक दिन में 3, दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में 5, 12 दिन में 60 कर देंगे। टोटल काम है 132, तो कितना हिस्सा हो जाएगा 60/132, 12 से काटोगे 5, 12 से काटोगे 11, 5/11 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर बहुत आसान है। कहा 31 संख्याएं जिनका औसत 78 है, पहली 12 का औसत 75 है, लास्ट की 14 का औसत 80.5 है, जो बची संख्या उनका औसत बताओ। देखो आपको रिजल्टेंट पहुंचाना है 78, पहली 12 का औसत 75 है यानी कि 3 कम है औसत से, लास्ट की 14 का औसत जो है 80.5 है यानी कितना ज़्यादा है 2.5 ज़्यादा औसत से। ऐसी कितनी संख्या है ज़्यादा वाली 14, ऐसी कितनी संख्या है कम वाली 12। आप रिजल्टेंट देखो तो 12 या 36 निगेटिव का आ रहा है और 14 × 2.5 यानी कि 14 दूना 28, 7 35 पॉजिटिव का आ रहा है। यानी अगर हम एवरेज को मेंटेन करना है तो हमारा -36 और +35 जो है वो रिजल्टेंट जो है वो 0 होना चाहिए। आपने कहा -36 यहाँ है, +35 यहाँ है। अब आपको पहुँचाना कितना है? आपको पहुँचाना है कितना? पहुँचाना है आपको -1 जो है उसको 0 पहुँचाना है, यानी आपके पास कितना होना चाहिए +1, यानी कि जो 3 संख्याएँ हैं वो एवरेज को 78 मेंटेन करने के लिए, देखो यहाँ -36 है, यहाँ पे +35, आपको एवरेज 78 ही रखना है, यानी कि एवरेज से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, यानी कि -1 जो आ रहा है इधर इन संख्याओं में, वो बाकी की जो 5 संख्याएं बच रही हैं वो मैनेज करेंगी यानी कि वो +1 लेके आएंगे, यानी कि जो बाकी की संख्याएं हैं उनका एक ज़्यादा है, वो 5 संख्या मिलके एक ज़्यादा कर रही हैं एवरेज से। तो 5 संख्याओं पे अगर एक ज़्यादा तो एक संख्या पे 1/5 ज़्यादा, यानी कि 1/5 ज़्यादा यानी 0.2 ज़्यादा किससे? एवरेज से। तो जो बची संख्या है उनका एवरेज कितना हो गया? ओरिजिनल एवरेज से 0.2 ज़्यादा यानी 78.2। नॉर्मल सा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, ट्रिक समझो। देखो यहाँ पे देखो 0.7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.7 × 0.9 यानी ये लिखा हुआ a² - ab और प्लस का b², और नीचे देखो ये लिखा है 0.9 का क्यूब यानी a³ और नीचे ये बगल में क्या लिखा है b³। आपको पता है a³ + b³ क्या होता है? a + b और ब्रैकेट में ये वाला, तो ये वाला और ये वाला कट के बचेगा 1/a + b, और 1/a + b यानी 0.8 + 0.7 यानी 1.5। 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हो तो 2/3 उत्तर हो जाएगा। या आप किससे गुणा करो? 1/1.5 हुआ, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा भैया? आपका कितना हो जाएगा? ये कितना सॉरी ये 0.9 1.6 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 0.7 और 0.9, तो 1/1.6, अब 5 से गुणा कर दो तो 5/8 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1/a + b बच रहा है। अब नीचे बच रहा है a³ + b³ जो कि होता है a + b × a² - ab + b², तो आपका कटेगा क्या? ये वाला कट जाएगा, आपका बचेगा 1/a + b। तो समझना है बस। देखो कहा गया एक दुकानदार है 390 में कोई वस्तु बेचता है तो उससे कुछ नुकसान हो जाता है। अगर 444 का बेचता तो उसका जो प्रॉफिट होता वो 1/5वां हिस्सा होता जितना पहले उसे लॉस हुआ था।
देखो 390 में पहले उसने बेचा, अभी वो कितने में बेचना चाह रहा है, 444 में। अब कहा गया कि मान लो उसका कुछ क्रय मूल्य होगा, ठीक है, क्रय मूल्य होगा, तो 390 में बेचने पे जितने का नुकसान हो रहा है, मान लो कि 5x का नुकसान हो रहा है। 5x क्यों माना, क्योंकि 1/5 निकालना आसान होगा। तो 444 में बेचने पे इस लॉस का यानी 5x का 1/5 हिस्सा यानी x का फायदा हो रहा है। यानी ये लॉस था, ये प्रॉफिट है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5x पहले जेब से जा रहा था, अभी x आ रहा है, यानी 6x के बराबर होगा, क्योंकि x माइनस 5x, x तो प्रॉफिट है प्लस में होगा, और जो लॉस है वो निगेटिव, यानी x माइनस 5x, यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा, 390 इसमें से घटेगा 54, यानी 6x 54, यानी x बराबर 9। अब x बराबर 9 हो गया तो आपसे कहा गया कि अगर 522 का बेचे तो कितने का प्रॉफिट परसेंटेज होगा। आपने कहा 444 में बेचने पर x का प्रॉफिट यानी 9 का प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 435। अब 435 की वस्तु को अगर 522 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहेंगे कितना। देखो 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 87 रुपये। और 87 435 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 87 कम 87, 87 पंचे 435, यानी 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा 20% के बराबर होता है। क्लियर। देखो कहा गया एक एग्जाम होता है जिसमें पास और फेल जो हुए हैं उनका अनुपात जो है 25:4 है। कोई दिक्कत नहीं, 25:4 हमने लिख दिया। कहा गया अगर 3 ज़्यादा अपियर होते और जो फेल हुए वो 3 कम अब फेल होते, तो कहा गया कि जो पास और फेल होने वालों का अनुपात है वो 21:3 हो जाता है। देखो हमने कहा कि 25 पहले पास होते हैं और 4 फेल, यानी 25x मान लो पास होते हैं, 4x फेल, टोटल अपेयर कितने होते हैं, 29x, राइट। अब कहा गया अपेयर होने वाले 3 बढ़ जाए, यानी अब कितने हो गए, 29x + 3, ठीक है। और कहा गया कि जो फेल हुए थे वो 3 कम, पहले फेल कितने हो रहे थे, 4x, अब कितने फेल हो, 3 कम। आपको पता है 29x + 3 अपेयर हुए, 4x - 3 फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे हैं, 25x + 6, इतने पास हो रहे, क्योंकि आपको टोटल पता है फेल होने वाले, तो पास होने वाले की संख्या हो जाएगी टोटल माइनस फेल होने वाले। और ये जो अनुपात है आपका ये वाला, ये दोनों अनुपात दिया गया है कितना, देखो 21:3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो। तो आपसे कहा गया हु इनिशियली अपेयर्ड, यानी 29x की वैल्यू पूछी गई, तो गुणा करोगे तो 25 या 75x, और इधर 84x, यानी कि सॉल्व करोगे तो 9x आ जाएगा, और यहाँ 18, यहाँ पे 63, 18 63 81, यानी 9x बराबर 81, यानी x बराबर 9 हो जाएगा। अब x बराबर 9 तो 29x बराबर 9 × 29, 9 × 30 होता है 270, उसमें से 9 घटाओगे 261। यहाँ पे ध्यान जो देना है वो ये है कि ABC सिमिलर है QPR के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, यानी AB/QP बराबर हो जाएगा BC/PR, और बराबर हो जाएगा AC/QR। और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो उनके एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुपात के रूट के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल का अनुपात अगर 49/144 दिया गया तो ये अंडर रूट का 49/144 हो गया, यानी 7/12 होगा। अब आपको निकालना क्या है, QR, तो QR आएगा यहाँ से, AC बराबर दिया गया 7/QR बराबर 7/12, यानी कि यहाँ से QR कितना हो जाएगा, 12। कहा गया कि एक बोट है जो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करे तो वो 3/5 समय लेती है जितनी वो अप स्ट्रीम। अब आपको पता है अगर धारा की दिशा में जाती है तो उसे 3/5 समय लगता है, किसका, जब वो धारा के विपरीत दिशा में, यानी आप कह सकते हैं चाल का अनुपात 5:3 हो जाएगा। यानी कि धारा की दिशा में चाल x + y होती है, धारा के विपरीत दिशा में x - y होती है, या हम कहें धारा की दिशा में चाल बोट प्लस स्ट्रीम होती है, धारा के विपरीत दिशा में b - s। और आपको अगर समय का अनुपात 3/5 दिया गया तो चाल का अनुपात पलट जाता है, यानी 5/3 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया स्ट्रीम की स्पीड 4 है, यानी कि ये s बराबर 4 दिया गया। तो आपसे कहा गया कि बोट को 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो आप पहले बोट की स्पीड निकाल लो, यहाँ से बोट की स्पीड निकालोगे तो 3b + 12 बराबर 5b - 20, यानी कि 2b = कितना हो जाएगा, 12 + 20 32। तो यहाँ से बोट की स्पीड आ जाएगी 16। अब बोट की स्पीड आ गई 16, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, यानी कि धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी, 16 + 4 20। तो 18 को डाउन स्ट्रीम जाना है, यानी 18/20 घंटे इधर लगे, और 15 को अप स्ट्रीम जाना है, यानी 15 को 16 - 4 से जाना है, क्योंकि डाउन अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 - 4, यानी कि इतना। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, तो ये लिखा है 5/4, और यहाँ पर अगर काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से काट दो तो ये 4 हो जाएगा, 3.6, यानी आपका कितना हो जाएगा टोटल, 5 + 3 8.6/4। तो काटोगे तो 2.15 घंटे लगेंगे, काम खत्म हो गया। मेंसुरेशन जब करवाया था डिटेल में स्टार बैच में, तो मैंने बताया था एक चीज़ को पिघला के अगर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। कहा गया एक बॉल थी जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर थी, तो वो होती है बॉल, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr3, 4/3 π × 9 का क्यूब,
इसको पिघला के हम सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे दी गई कि डबल द रेडियस ऑफ बॉल है, यानी कि जो बॉल की रेडियस थी उसकी डबल रेडियस का, यानी कि यहाँ पे रेडियस दी गई 18। और आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुणे 18 गुणे 18। और ऊंचाई पूछी गई है, ऊंचाई नहीं पूछेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगी अगर ऊंचाई आ जाएगी। देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है। 9 का क्यूब तो 9 का स्क्वायर तो कट जाएगा, 9 का स्क्वायर यहाँ से 9 कटेगा, यहाँ पे 9 काट देगा, 2 दूनी 4 यहाँ कट गया, यानी h बराबर हो गया 9/3, यानी h बराबर आ गया 3। अब h बराबर 3 आ गया तो आपसे पूछा गया है क्या, आपको बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया। और सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया होती है 2πr/h। तो आप कहेंगे 2π गुणे रेडियस कितनी है 18 और गुणे h 3, तो 18 3 54 दूना 108 पाई आपका आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πr/h होती है, और अगर टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2πr इंटू r+h होता है, ये ध्यान रखना, जहाँ पे r बेस रेडियस और h ऊंचाई होती है। कहा गया एक धन है 12,096 2 साल में हो जाता है, और 12,852 3 साल में हो जाता है, x% पर एनम अगर इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। तो कहा कि सिंपल इंटरेस्ट 15,000 रुपये पे x+4% की रेट से 5 साल का कितना हो। देखो 2 साल में जो धन होता है, 2 साल के अंत में जो मिश्र धन होता है यानी अमाउंट, वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है, यानी 12,096 रुपये रहे होंगे, ठीक है। वो एक साल में, दूसरे साल के अंत में जो मिश्र धन रहा होगा वो मूलधन बन जाएगा तीसरे साल के लिए, और तीसरे साल के अंत में मिश्र धन कितना हो रहा है 12,852, यानी कितना रुपया लगभग ब्याज मिल रहा है 12,096 से अगर कोई धन 12,852 हो रहा है, यानी कि वो कितना मिल रहा है, आप कहेंगे 756 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 756 रुपये का, 756 रुपये का ब्याज एक साल में मिल रहा है। तो 12,096 पे 756, यानी कि आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आप काट पीट लो, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 2 20 16 हो जाएगा, 6 से काटोगे 126 हो जाएगा, 6 से फिर से काट दो 21 हो जाएगा, 6 से 6 3 18, 6 3 18, ठीक है, 6 3 18, 6 3 18, 6 6 36, फिर 3 से काट दो तो ये हो जाएगा 7, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 112, और 7 से काट दोगे तो 7 1 9 7 और 7 6 42, यानी कि 100/16% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 100/16% मतलब कितना होता है 16 छक्के 96, 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। अब आपने कहा कि x+4% पर एनम से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। देखो 6.25% एक्स की वैल्यू आई है, तो x+4 कितना हो जाएगा 10.25, तो एक साल में अगर 10.25 तो 5 साल में कितना हो जाएगा 51.25%। आपको पता है 15,000 का 50% 7500 होता है, 1% 150 और तो 7650 हो जाएगा, और 1% अगर 150 है तो 0.25% कितना हो जाएगा उसका चौथा, यानी 37.5 रुपये और मिल जाएगा, यानी कि 7650 उधर ब्याज हुआ था और 37 रुपये और तो 7687 रुपये हो जाएंगे। कहा गया एक संख्या n है, जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 शेषफल बचता है, अगर इसको 9 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा। देखो n को हमने 9 से डिवाइड किया और 4 शेषफल है, अब सबसे छोटी संख्या बताओ, आप कहेंगे 4 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 9 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल, यानी n बराबर आपका 4 हो गया। अब n बराबर 4 तो आप यहाँ से ले लो, तो 3 गुणे 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब 64, 3 192 प्लस ये कितना हो जाएगा भैया, क्या चीज़, ये कितना हो जाएगा 2 यानी स्क्वायर, यानी 2 गुणे 16 यानी 32, और प्लस 4 पंचे 20, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32 20 52, और 52 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 244। इसको करना है 9 से डिवाइड, करोगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 6 64, 9 सत्ते 63, यानी शेषफल कितना बच रहा है यही पूछा गया था। ये प्रश्न सबको मैं बता चुका हूँ कि देखो ये ग्रेजुएशन लेवल में भी आया था कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, और कहा गया कि AB और AC को D और E तक बढ़ाया गया और फिर इसके बाइसेक्टर खींचे गए, ठीक है, CBD और BCE के बाइसेक्टर, और ये O पे मिलते हैं, तो जो BOC होता है ये वाला, यानी एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर मिलता है तो आपको पता है कि जो BOC होता है उसकी वैल्यू हमेशा होती है 90 - A/2। तो A की वैल्यू आपको दी गई है 66 अंश, तो यहाँ से 90 - 66 का आधा यानी 33 कर देंगे, तो 90 - 33 आपका 57 हो जाएगा। तब भी मैंने बताया था। पाई चार्ट का अध्ययन करना है। कहा गया 6 अलग अलग विभाग हैं जिसमें कर्मचारियों का कुल वितरण दिया गया, यानी अलग अलग विभाग में कर्मचारियों का वितरण ABCDEF ये परसेंटेज में होगा, ठीक है। कहा गया विभाग ई में कर्मचारियों की कुल संख्या 216, विभाग ई में यानी 12% बराबर आपको दिया गया 216, ऐसा दिया गया। अब आगे पढ़ो। कहा कि विभाग सी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 4:5 है। विभाग ए में 45% कर्मचारी पुरुष हैं। विभाग सी में महिला कर्मचारियों की संख्या और विभाग ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अंतर कितना है। देखो
अगर हम सी और ए की बात करें तो सी में अगर 12% बराबर 216 है टोटल का, तो 1% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12 अट्ठे 12 एक का नंबर 12, 12 अट्ठे 4, यानी 1% बराबर हो गया 18। अब आपसे कहा गया, देखो कहा गया सी में, डिपार्टमेंट सी में महिला और पुरुष, पुरुष 4 हैं तो महिला 5, यानी दोनों मिलकर 9। तो अगर 9 बराबर आपको दिया गया 18, यानी 1 बराबर 2 हो गया, 1 बराबर 2 हो गया तो 4 बराबर 8 और 5 बराबर 10, यानी कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या मेल हो गए 8 और फीमेल हो गई 10। और विभाग ए में, विभाग ए है 20 का 45% पुरुष है, 45% यानी कि 9% पुरुष है और बाकी 11% फीमेल हो जाएंगे, ये मेल है ये फीमेल। अब आपसे कहा गया कि जो विभाग सी में महिला कर्मचारियों की संख्या यानी कि ये, और विभाग ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या यानी कि ये, इन दोनों का अंतर यानी 9 - 10 पूछा, 10 - 9 पूछा गया, यानी 1% हो जाएगा और 1% अभी आपने निकाला था 18, आंसर आ गया। अगला प्रश्न थोड़ा गलत है क्योंकि देखो इसमें मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। कहा गया ये टोटल बिक्री दिखाई गई ए और बी टाइप के। अब मार्च में ए और बी द्वारा बेचे गए 576, मार्च में 24%, यानी 24% 576, यानी 1% बराबर 24 हो गया, ठीक है। अब कहा गया फरवरी में ए और बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों का अनुपात 6:5, फरवरी है ये वाला 6:5। अब 11-18 से कट नहीं रहा है, 11-18 से कट नहीं रहा, वो अलग चीज़ है। फिर कहा गया ए और बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अंतर, देखो अनुपात में अंतर निकाले तो 1, और 11 जो अनुपात है वो 18% के बराबर, यानी 1 अनुपात हो जाएगा 18/11, यानी इतना अंतर आएगा। और ये 1% बराबर अगर 24 है तो 18/11%, 40 से तो कम होना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है, देख लेना। हालांकि कहा गया ए बी सी कोई कार्य जो है वो एक साथ करते हैं, कहा गया ए और बी जो वर्क करते हैं और सी जो वर्क करता है उन दोनों का अनुपात, यानी ए और बी मिलकर 13 करते हैं तो सी 3 करता है। कहा गया बी और सी जो करते हैं और ए जो करता है उनका अनुपात, यानी बी और सी मिलकर जो करते हैं और ए का जो अनुपात है वो 1:1 है, ठीक। अब आपसे कहा गया विच वर्कर एमंग द 3 इज मोस्ट इफिशिएंट, यानी सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। देखो हम अगर माने ए और बी मिलके 13 करते हैं और सी 3 करता है तो टोटल मिलके 16 होना चाहिए। अब टोटल मिलके 16 हो गया। आपने कहा ए और बी और सी, मतलब ए अकेले और बी और सी मिलके, यानी ए बराबर है बी प्लस सी, तो अगर हम रख दें तो ए प्लस ए बराबर 16, यानी ए बराबर 8 यूनिट हो जाए। अब आपको सबसे ज़्यादा 8 यूनिट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ देखो ए प्लस बी मिलके 13 तो बी हो जाएगा 5, और बी 5 करता है, बी और सी मिलकर कितना करते हैं 8 करते हैं तो सी 3 हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा पूछा क्या था तो यहीं से निकल आएगा। कहा गया एक दुकानदार है वो सेल प्राइस 33% एबव रखता है, यानी कि 300 की खरीदता है तो 33% एबव कहने का 400 रुपये लिख देता है। कहा गया 23% लेस पे बेचता है, 23% यानी 92 की छूट देता होगा। 400 पे 23% यानी 92 की छूट, यानी बेचता कितने में 308 रुपये में। 300 पे 8 का फ़ायदा यानी 8/3 यानी 2.41% का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है। देखो जब ऐसा है ना कि ए की सैलरी इससे इतना ज़्यादा है तो उसकी कितनी कम है, तो आप क्या काम किया करो 38 लिखो, कितना परसेंट ज़्यादा 38/100 + 38 यानी 138, गुणे में लगा दिया करो 100, आपका परसेंट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व वॉल्व करना है, ये 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 9, ये 70 लगभग मान लो, ठीक है लगभग 70 मान लो। तो 70 लिखोगे तो ये 0 कट जाएगा, 190 में 7 से डिवाइड करना, 7 दूनी 14 और बचेगा 50, 7 7 49, 27% से थोड़ा ज़्यादा, यही हो जाएगा। ये प्रश्न में दिया गया x - 2y - 1 और इसकी वैल्यू निकालनी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पाओ ये सब प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 - 2y, राइट। ब्रैकेट में देखो x - 1 को एक टर्म मानो, x² - 2x + 1, ये x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 4y² 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस अगर 2xy और 2y में 2y कॉमन ले लें तो x - 1 बचेगा। अब देखो ये लिखा हुआ है a, ये लिखा है b, तो a - b × a² + b² + ab, ये क्या होता है a - b × a² + b² + ab क्या होता है a³ - b³, तो a³ कितना हो जाएगा √2 + 1 यानी x का क्यूब, सॉरी एक मिनट देखो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा a³ - b³। अब a कितना है x - 1, तो यहाँ से x - 1 की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा √2 यानी √2 का क्यूब -b³। b कितना है b है 2y, तो यहाँ से y बराबर √2/3 है, तो 2y कितना हो जाएगा 2√2/3 का होल क्यूब। समझ में आया, यानी आपका ये जो बनेगा वो बनेगा x - 1 का होल क्यूब -2y का होल क्यूब, यही तो बचेगा, ये फॉर्मूला वही खुल रहा है।
अब यहाँ पे x माइनस 1 की वैल्यू रखी, 2y की वैल्यू, तो रूट 2 का क्यूब 2√2 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 8/27 और 2 गुणे 2 16/27, 16√2/27, तो 27 दूना 54 में से 16 जाएगा 38, √2/27। जाके पूछना कितने लोग इसको इतने आसानी तरीके से कर। आपसे कहा गया कोई संख्या पहले 35% घटाएगी, फिर 25% बढ़ाएगी, फिर 15% बढ़ाएगी। देखो आप x और y का रिजल्टेंट बढ़ावा जानते हैं, x + y + xy/100 होता है, तो -35 और 25 का कितना हो जाएगा -35 + 25 और -35 गुणे 25/100 यानी -35/4 यानी 8.75, यानी ये कितना हो गया 35 8 43 में से 25 घटेगा यानी कि -18.75 बचेगा। अब -18.75 जो बचा उसके साथ 15% की बढ़ोतरी यानी कि -18.75 + 15 और -18.75 गुणे 15/100 यानी ये हो जाएगा -18.75 गुणे 3/20, ये हो जाएगा। तो -18 + 15 यानी -3.75 हो जाएगा। और देखो 18 या 54 20 में डिवाइड होगा, 54 और ये 2 56 20 में डिवाइड होगा तो 10 लगभग 2.8 का और निगेटिव आएगा, तो 2.8 और ये 3.75 यानी आप अगर देखो तो 2 3 5 एक 6.55% से ज़्यादा का डिक्रीज हो रहा है, यानी लगभग 7% डिक्रीज। सिंप्लीफिकेशन है, सेक स्क्वायर 60 यानी 2 का स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर 45 यानी √2 का स्क्वायर 1/2, कॉसिक स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 - tan 45 1, तो 4 का आधा 2 + 4 6 में 1 से डिवाइड होगा 6 उत्तर। क्योंकि जो पाई चार्ट है वो 2400 एम्प्लॉयज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है अलग अलग डिपार्टमेंट, और अलग अलग डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का अनुपात ये वाला दिखाता है। क्योंकि फीमेल एम्प्लॉयज़ की संख्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मेल एम्प्लॉयज़ की संख्या आईटी डिपार्टमेंट में का रेशियो क्या है। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है, ये वाला। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 30% लोग, और प्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल का अनुपात है वो 5:3 है, ये 3/8 हिस्सा कौन है, फीमेल। तो फीमेल किसका 30% का 3/8 हिस्सा। और मेल एम्प्लॉयज़ किस में, आईटी डिपार्टमेंट में, आईटी में मेल है 2/5 हिस्सा, और आईटी में कुल कितने हैं 15, यानी 2/5 और 15, इसी का अनुपात निकालना था। तो 15 से ये कटा 2 हो गया, 2 से 8 कटा 4 हो गया, यानी 3/4 और बटे 2/5, तो 5 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 15/2 चौको 8, तो अनुपात 15:8। देखो अमित जो है वो एक काम करता है, 24% फायदे पे जब कोई चीज़ बेचता है तो इतने में बिकती है। कहा गया कि कितना इंक्रीज करना चाहिए जो उसे 38% का प्रॉफिट हो। देखो आपसे कहा कि 24% फायदे में बेचता है, यानी 124% में बेचता है, तो कितना मिलता है 167.40 रुपये। अब आपसे कहा कि 38% का फ़ायदा हमें चाहिए, मतलब 138 में बेचता है, यानी कि हमें कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 124 से 138 जाने पड़े 14%, यानी 14% के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 124% है इतना, तो आप यहाँ से 4% निकालने के लिए 31 से डिवाइड कर दो, यानी 31 से नहीं 62 से काट दो। यहाँ से देखो 7 से कट रहा है, 7 ही करना नहीं, देखो 124% इतना हो गया, तो 1% कितना हो जाएगा 167.4 बटे 124, और 14% कितना हो जाएगा गुणे 14। सॉल्व करना तो ये कितना हो जाएगा, देखो कट पिट रहा है किसी से, 4 से काटोगे तो 31 हो जाएगा सीधे सीधे, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 ही करना 0.85, ठीक है। 31 से काट दो, 31 से काटोगे तो कितना आएगा 31 इकन्नम 31, और ये आएगा 10 108, 31 यहाँ 93, और ये बचेगा 15 155, 31 पंचे 155, और इसी में 14 का गुणा करना है, यानी 14 पंचे 70, हासिल है 7, 14 तिया 42, 7 49, 14 इकन्नम 14 4 18, यानी 18.90 रुपये। ए कोई कार्य का 1/4 2 दिन में, यानी पूरा काम 8 दिन में। बी 3/5 हिस्सा 3/5 हिस्सा 6 दिन में, यानी 1/5 हिस्सा 2 दिन में, यानी पूरा 10 दिन में। तो कहा गया दोनों एक साथ 8-10 दिन में, तो दोनों मिलके 8 गुणे 10 बटे 8 धन 10 दिन में करेंगे। तो 2 से काट दो 5, 2 से काट दो 9, यानी 40/9, यानी 4 से 4/9 दे। देखो इसको बेसिक से करना ज़्यादा आसान पड़ेगा मेरे हिसाब से। 12 लड़कियों का औसत वजन 48 था, तो 12 का कुल वजन हो जाएगा 12 गुणे 48। कहा गया आर और एस को रिप्लेस, टू गर्ल्स आर एंड एस रिप्लेस पी और क्यू, यानी इसमें से पी और क्यू निकलती हैं और आर और एस अगर आ जाती हैं, तो कहा गया न्यू एवरेज वेट 46 किलोग्राम हो जाता है। 46 किलोग्राम कितनी लड़कियों का, लड़कियां तो समान रहेंगी, यानी 12 गुणे 46 हो जाता है टोटल वजन, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि आर और एस और पी और क्यू का जो एवरेज मतलब क्या कहते हैं, एक मिनट, यानी यहाँ से पी प्लस क्यू और माइनस आर प्लस एस निकालें तो ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 48 माइनस 12 गुणे 40, यानी 12 दूना 24, यानी कि इनका एवरेज वेट का जो डिफरेंस है
ठीक है। एवरेज वेट का डिफरेंस हम कह रहे हैं, ये किसका मतलब टोटल वेट का डिफरेंस 24 किलोग्राम। ओके, कहा गया वेट ऑफ पी क्यू का बराबर है, पी और क्यू का बराबर है यानी कि 2p हो जाएगा यहाँ से, और आर और एस का बराबर है यानी कि 2r हो जाएगा, यानी 2p माइनस 2r बराबर 24, यानी p माइनस r बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि एक गर्ल टी को डाल दिया जाता है ग्रुप में, तो एवरेज वेट कितना हो जाता है 46 किलोग्राम। कितना का हो जाता है 46 किलोग्राम। आपने कहा एवरेज वेट 46 था, टी के आने के बाद भी 46, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा जब टी के आने के, देखो एवरेज वेट पहले 48 से 46 हुआ था, 48 से 46 हो गया, ठीक है, यानी पहले 46 था और टी आई फिर भी 46, यानी टी 46 ही वेट लेके आई होगी, क्योंकि जितना एवरेज है उतना ही लेके आओगे तो कोई चेंज होगा नहीं। ये टी का वजन 46 हो। आपका क्या जो टी का वजन है वो आर के वजन के बराबर, यानी आर बराबर टी है, यानी कि आर का वजन कितना 46, यानी यहाँ पे पी माइनस 46 बराबर 12, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 58। नॉर्मल तरीका, या आप ऐसे कह सकते थे कि पी और क्यू के जाने के बाद आर और एस के आने के बाद एवरेज वेट कितना कम हो जाता है 48 से 46, यानी कि आर और एस का जो वजन है वो 2 एवरेज कम कर देता है 12 लड़कियों पे, यानी आर प्लस एस जो है वो कम वेट लेके आते हैं, यानी पी और क्यू का जो वजन था उससे आर और एस कितना कम है, एवरेज में 2 की कमी 12 लड़कियों पे, यानी कि 24 हो जाए। अब यहाँ से आप ये 2p 2r, 2p माइनस 2r बराबर 24, यानी p माइनस r बराबर 12। आपको पता है टी के आने के बाद एवरेज वेट 46 ही रहता है, जो कि पहले ही 46 था, यानी टी बराबर 46 और टी बराबर 46 बराबर वेट ऑफ आर, यानी आर के वेट के बराबर। यहाँ पे आर बराबर 46 रखोगे तो पी का वजन सीधे 58। अच्छा प्रश्न था। ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेवल करना शुरू करता है, 5 घंटे के बाद बी जो है वो साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे सेम पॉइंट से स्टार्ट कर देता है। तो कहा कितनी देर बाद, कितनी डिस्टेंस बाद बी जो है वो ए को कैच कर ले। देखो 5 घंटे में ए भाई साहब 15 किलोमीटर, ए यहाँ पे आ जाएगा 15 किलोमीटर चल चुका होगा, तब बी यहाँ पे होगा, और बी चलता है भाई साहब कितने की स्पीड से 8 की स्पीड से, बी 8 की स्पीड से इसी दिशा में, ए 3 की स्पीड से, यानी रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करेगा। करना कितना है 15 किलोमीटर, यानी कितने घंटे लगेंगे 3 घंटे, यानी 3 घंटे और, तो 3 घंटे में बी कितनी दूरी कवर कर देगा, तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में, 15 कवर करने में 3 घंटे, तो बी कुल कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा 8 की स्पीड से 3 घंटे में 24, यानी यहाँ कहीं पे ए और बी मिलेंगे। तो यही आपसे पूछा कितनी दूरी बाद पकड़ लेगा, यानी 24 किलोमीटर। 88 से डिविजिबल, सीधी सी बात, 88 से डिविजिबिलिटी का रूल, 8 और 11 से डिविजिबल। 8 से कब डिविजिबल होगा जब लास्ट 3 डिजिट 8 से कटे, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेगा, यानी 9 0 2, यानी 9y2 लिखा है, y बराबर 0 रखोगे 902 कटेगा, नहीं कटेगा, y बराबर 1 रखोगे बिल्कुल कट जाएगा, y बराबर 1 रखोगे, ठीक है। अब कहा गया लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, यानी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप नंबर सिस्टम वाली वीडियो देख लेना, नंबर सिस्टम में डिटेल में करो, तो आप कहेंगे y बराबर 1 रखने पे भी कट रहा है। और 8 से डिविजिबल जब होगा, अगर हम किसी संख्या के किसी भी अंक में कोई संख्या जोड़ देते हैं, किसी भी दहाई इकाई सैकड़े के अंक में, तो वो संख्या उस संख्या से तब भी डिविजिबल होती है। मान लो कि x y z कोई संख्या जो 5 से डिविजिबल है, अब यहाँ 5 जोड़ दें, यहाँ 5 जोड़ दें, यहाँ 5 जोड़ दें, तो ये संख्या 5 से फिर भी कटेगी, यानी y में अगर हम 8 जोड़ दें, यानी कि 992 भी हमारी जो संख्या होगी वो भी कटेगी, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। अब y बराबर मैक्सिमम वैल्यू 9 हो गया, तो 7x 5 7 3 9 9 2, ये डिविजिबल हो गए किससे 8 से। अब 11 से डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 2 9 11 7 18 और प्लस x, तो जो बची संख्या है 7 5 12 3 15 9 24, इसका जो अंतर होगा या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। तो अगर x माइनस 6 0 हो गया तो x बराबर 6 हो गया, और अगर 11 के टेबल का है तो x माइनस 6 बराबर 11, यानी x बराबर 17, जो कि पॉसिबल नहीं है, x की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। तो हमसे कहेगा 4x यानी कि 24 और प्लस 3y यानी कि 27, यही पूछा गया था, 24 27 51 हो जाएगा, काम खत्म। अब एक चीज़ मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि CGL का चाहे पेपर होगा और चाहे होगा CHSL का पेपर, ये आपका इस पेपर से कठिन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप स्टार बैच को ज़रूर अवेल करें, स्टार बैच फ्री में है एकदम, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, आप जाके स्टार बैच में बेसिक से पूरा एडवांस मैथ्स करवा दिया गया है, एरिथमेटिक भी बहुत जल्द खत्म की जाएगी। चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम।